अगर हम बात करें लगातार जिस तरह से नेताओं की बदजुबानी अपने पूरे उरूज पर पहुंची हुई है, पीक पर पहुंची हुई है, और ये तमाम पार्टीज की तरफ से है। अभी 2 मरहले और बाकी हैं और आप इंतजार करिए कि हो सकता है जो 5 फेसेस में आपको देखने को ना मिला हो वो इन 2 फेसेस में देखने को आपको मिल जाए। तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए, क्योंकि कम नहीं बल्कि 118 सीटें हैं इसमें, और किसी भी पार्टी के लिए जीत या हार के लिए बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती हैं। और खासतौर पे ये 118 सीटें जो हैं ये हिंदी भाषी बेल्ट में होने जा रही हैं। तो ऐसे में जुबानी जंग जो है वो और ज्यादा आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे मैं बात कर रही थी। अरशद आजमी साहब, मुझे बताइए कि आप जब बात करते हैं कि राहुल गांधी को पप्पू बोला जाता है, ये राहुल गांधी को लेकर बहुत अलग अलग तरह की बातें कही गई, प्रियंका गांधी के लिए कही गई, सोनिया गांधी के लिए कही गई। फिर जब राहुल गांधी से सवाल पूछा जाता है कि क्या आप उस चैलेंज के लिए तैयार हैं जो चैलेंज पीएम आपको दे रहे हैं कि चलिए अगले 2 जो चरण बचे हैं उसमें आप राजीव गांधी के नाम इज्जत बेइज्जती पर चुनाव लड़ी, तो उन्होंने कहा कि जितनी नफरत आप मुझ पर फेंकेंगे उतना प्यार मैं आप पर उड़े लूंगा। तो ये कैसा प्यार है जो जबान पर दिखाई नहीं देता है, सिर्फ इस तरह से कहने पर दिखाई देता है? देखिए बुशा जी, ये बहुत साफ बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है जो जिससे वो इलेक्शन लड़े। वो सारे वायदे अगर सामने याद दिलाने लगे, वो सारे बातें जितनी हैं जो इन्होंने 2014 में की थी वो सब विलुप्त हो जाएं और धूमिल हो जाएं। इसलिए हिंदी शासी प्रदेशों के चुनाव चल रहा है और यहाँ पे कुछ ज्यादा ही इनको फिक्र इस बात की बढ़ चुकी है कि कुछ थर्ड इश्यूज सामने आ जाएं, कोई बहस का मुद्दा डाइवर्ट हो जाए। अब वो कह रहे हैं कि इस पर बहस कीजिए, राजीव गांधी जी पे बहस की, यानी कि उनको मुद्दों की लड़ाई लड़ने में डर लग रहा है। उन्होंने जो वादे किए थे अर्शद साहब, उस पे एक आने तरफ में डर राहुल लग रहा गांधी है। कह रहे हैं कि मैं नफरत का जवाब प्यार से दूंगा, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी को दुर्योधन कह रही हैं, तो ये कैसा प्यार है? नहीं, आप देखिए नहीं, वो चाहते क्या है। कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह समझती है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से हट करके अरे आप मेरे सीधे सवाल का जवाब है। नहीं दे रहे अर्शद साहब, गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? आप मुझे सीधे सवाल का जवाब दीजिए कि ये कैसा प्यार है कि वो नफरत भेजेंगे तो मैं प्यार भेजूंगा और फिर आप उनको दुर्योधन बोलें, तो ये कैसा प्यार है? ये कौन से प्यार दिखाने का तरीका है? देखिए, राहुल गांधी जी की तरफ से आप कभी इस तरह की अभद्र भाषा जो है का प्रयोग करते हुए आपने नहीं सुना होगा कि किसी को पर्सनल लेवल से वो इस तरह की बातें करें। तो भारतीय जनता पार्टी बातचीत क्या, किसी पर इल्जाम क्या, उनके जो मंत्री उन्नाव रेप कांड में जो विलुप्त थे उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने आसिफा के खिलाफ जो कोई कार्य हुआ तो उनके मंत्री डिफेंड करने पहुंच गए। ये तो आक्षेप तो बहुत छोटी चीज हो गई उसके सामने। उन्होंने बड़े बड़े कांड किए हैं जो उन्होंने नजरअंदाज किए हैं, और अभी आगे इलेक्शन में उनको अंदाजा लग जाएगा कि वो मुद्दों से भटकाकर राजनीति जो करना चाहते हैं उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मनीष जी मेरे साथ यहाँ पर हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अभी आप कह रहे थे कि शहीद राजीव गांधी के बारे में अपमान की जो भी बात कहना चाह रहे थे, मेरा जानना यह है क्या भारत सरकार ने उनको शहीद घोषित किया है या आप अपने स्वेच्छा से कह रहे हैं सम्मान देने के लिए? नहीं, आप बताएं कि देश का प्रधानमंत्री और देश का प्रधानमंत्री अगर शहीद किया जाता है तो उसको शहीद नहीं माना जाए। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने यह प्रश्न उठाया था कि अर्धसैनिक बलों के हुतात्माओं को जो उस समय शहीद हो जाते हैं उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, दिया जाना चाहिए। तो अब जब अर्धसैनिक बलों के व्यक्तियों को भी, जवानों को भी शहीद का दर्जा नहीं मिलता, तो ऐसे में क्या आपने जैसे स्वयं को भारत रत्न दे दिया उसी तरह स्वयं को शहीद घोषित करवा लिया? ऐसी कोई कांग्रेसी व्यवस्था है क्या आपकी? देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नहीं है। देश ने माना है उनको। मैं तो आपसे प्रश्न कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? आप सीधे सीधे बताइए, शहीद घोषित हैं या नहीं है? नहीं, शहीद घोषित हैं या नहीं है? पूरा देश शहीद उनको कहता है। देश राहुल गांधी को क्या कहता है, मोदी को क्या कहता है, इससे फैसला नहीं होगा। फैसला सरकारी रिकॉर्ड से होगा। क्या रिकॉर्ड में ऐसा कुछ है, ये बताइए। नहीं, क्या रिकॉर्ड में ऐसा कुछ है कि वो शहीद नहीं है? ये तो आप बताइए।
नहीं आप बताइए ना। 4 नहीं, ऐसा रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है। चलिए, राजीव गांधी की हत्या का जिक्र है रिकॉर्ड में। राजीव गांधी की रिकॉर्ड में राजीव गांधी की हत्या का जिक्र है कि उनकी हत्या की गई। ये ऐसी श्रद्धा की बात कर रहे हैं आप कि मतलब जिस चीज को पूरा देश मान चुका है कि राजीव गांधी ने इस देश के लिए शहादत की, इंदिरा गांधी ने इस देश के लिए शहादत दी, तो क्या इस देश के लिए शहादत नहीं दी तो क्या पाकिस्तान के लिए शहादत दी थी? ये जुमले तो बीजेपी वाले देते हैं भाई। ये तो भारतीय जनता पार्टी का डायलॉग है। आप क्यों कॉपी कर रही हैं? आप तो जो प्रश्न पूछा जाए उसके सामने जवाब दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी का डायलॉग मनोज जी, है कि अगर ठीक है, ओके, ठीक है मनोज जी। देखिए, कांग्रेस का चरित्र है जो पूरी देश और दुनिया जान गई है। ये दोहरा चरित्र जो आप दिखा रहे हैं, इंदिरा गांधी जी की आप बात कर रहे हैं कि शहीद का दर्जा मिल गया। भारत रत्न देने में तो बहुत रहे, अपने लोगों को शहादत क्या दिलाएंगे? ये कांग्रेस का चरित्र है जो सेना के शहादत पर सवाल उठाते हैं। ये कांग्रेस का चरित्र है जो आज तक नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं बना पाए। ये कांग्रेस का चरित्र है कि वन रैंक वन पेंशन 4 दशकों से जो पड़ी हुई थी उसको लागू नहीं कर पाए। ये कांग्रेस का चरित्र है जो हमारे एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं। ये कांग्रेस का चरित्र है। ये कांग्रेस का चरित्र है जो आप सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे हैं। वो एक दौर था 1971 में, याद कीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कंधे से कंधा मिलाकर इंदिरा गांधी से कहा था कि आप लड़िए। लेकिन एक कांग्रेस का चरित्र है। किस लेगेसी को आप लेके आगे बढ़ाना चाह रहे हैं वो पूरा देश और दुनिया जान रही है। मैं एक स्पष्ट रूप से एक बात बता देना चाहता हूं। कांग्रेस की जो ढुलमुल रवैया था राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, नेतृत्व को लेकर, जो कंफ्यूजन है वो देश के सामने आ गया है। ना तो आपके पास नेतृत्व है, ना ही राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आपके पास ठोस नीति है। कांग्रेस का ढुलमुल रवैया नहीं जनाब। देखिए, कांग्रेस ने, मुझे ये बताइए, आप अफवाह को हटाने की बात कर रहे हैं, आप सेडिशन एक्ट को हटाने की बात कर रहे हैं। ये कौन सा चरित्र है आपका? मुझे जरा बतलाइए। ये आपके जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो अवार्ड वापसी वाले लोग हैं, उनसे आप लिखवाते हैं, फर्जी बातें लिखवाते हैं। आप डीसू के टीचर से बोल रहे हैं कि मोदी जी के खिलाफ लिखवाए, लेकिन उनसे पूछा जाता है तो डीसू के टीचर्स बोल रहे हैं, प्रोफेसर बोल रहे हैं कि हमने ऐसा कोई लेटर नहीं लिखा है। सेना के जवानों से, आप सेना के अधिकारियों से झूठे लेटर लिखवा रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से बता दूं, यह कांग्रेस का चरित्र दोहरा चरित्र है जो देश के सामने एक्सपोज हो गया। आपके पास ना मुद्दे हैं, ना नीति है, ना नियत है और ना नेतृत्व है। आपकी हार निश्चित रूप से निश्चित है। इसलिए ये झूठ के बड़े बड़े मुखोटे लगा करके आप चल रहे हैं और आपकी हार निश्चित है। चूंकि ये बौखलाहट दिखली, इसलिए व्यक्तिगत आक्षेप कर रहे हैं। पार्टी के पाकिस्तान की विदेश नीति ने पाकिस्तान के बहुत पाकिस्तान के ये पोस्टर बॉय बन जाते हैं। आप पाकिस्तान के राहुल गांधी हो चाहे सिद्धू हो, वहां के पोस्टर बॉय बने हुए हैं। एक देश का खाते हैं, देश का खाते हैं और गाते पाकिस्तान का है। मुझे लगता है वो दूर से जुड़े हुए हैं, उनकी बात जो है वो ढंग से वो नहीं पा रही है। अर्शद साहब, आप अपनी बात रखिए, क्योंकि बड़े बड़े इल्जाम आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं यहाँ पर बीजेपी की तरफ से, और ये भी कहा जा रहा है कि आप अपने लीडर को शहीद बना देते हैं, चाहे उसे हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से शहीद का दर्जा मिला हो या ना मिला हो। हम सबके जज्बाती तौर पर हम सब जुड़ सकते हैं जिस तरह से उनका कत्ल किया गया, लेकिन शहीद है या नहीं, ये तो एक हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से दिया हुआ तमगा होता है। नहीं, देखिए कि पूरे देश ने राजीव गांधी की हत्या को शहादत मानी थी और इंदिरा गांधी की हत्या को शहादत मानी थी। ये पूरे ये सेट करने वाले ये कौन होते हैं? सवाल ये होता है, ये तो देश सेट करता है, ये पूरी देश की जनता सेट करती है। तो कैसे पता लगा? कोई उसके लिए आंदोलन चलाया गया था क्या? केवल और वोट बैंक कैसे पता लगा भाई देश की जनता ने मान लिया? को पूरे देश में घुमाया गया, उसका प्रचार प्रसार किया और वोट बैंक की राजनीति की आपने उनके शवों पर भी, आपने उनके शवों पर भी राजनीति की है। खुद अभी कहा ये बात कि जो है कांग्रेस जो है उसकी ढुलमुल नीति होती है, विदेश नीति। आप कैसे कह सकते हैं ये बात? कांग्रेस कह सकते हैं। चलिए, ओके, चलिए, राजीव गांधी की शहादत को लेकर यहाँ पर हम ये बहस नहीं कर रहे हैं। मनोज जी, अर्शद साहब, मैं आपके पास लौटूंगी। अनिल जी, मुझे बताइए कि क्या वाकई में 5 फेजेस गुजर जाने के बाद, 5 साल के कामकाज के बाद,
क्या वाकई में बहस इस पर होनी भी चाहिए कि राजीव गांधी ने क्या किया, क्या नहीं किया, या नेहरू ने क्या किया, क्या नहीं किया? गड़े मुर्दे उखाड़ कर अब उसको यहां पर शामिल करने में लोगों को क्या वाकई में इंटरेस्ट है? लोगों को आज की बात करनी है, लोगों को यह पूछना है कि भाई आज आप हमें नौकरी देंगे कि नहीं देंगे, आप आगे का आपका प्लान क्या है, आपने 5 साल में क्या किया, अगले 5 साल किस बिना पर आप हमसे वोट मांगने के लिए जा रहे हैं? या फिर बात इस पर होगी कि राजीव गांधी के टाइम पर क्या हुआ था, नेहरू के टाइम पर क्या हुआ था, मनमोहन सिंह के टाइम पर क्या हुआ था? नहीं बुशरा जी, देखिए राजनीतिक पार्टी प्रवक्ता तो अपने अपने ढंग से बात कहेंगे, लेकिन मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। कोई सब सही है, सब गलत है, सबका अपना अधिकार है। लेकिन अगर इसको निष्पक्ष होकर देखें तो राजनीति में एक शब्द होती है कूटनीति, और कूटनीति चुनाव के दौरान जो नीतियां बनाई जाती हैं बड़ी कूटनीतिक स्तर पर होती हैं, बड़ी सोची समझी रणनीति होती है। और अगर आप खुद ही ध्यान दें, पिछला भूल जाएं, केवल इसी चुनाव में आए तो देखिए पहले चरण से लेकर, पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, आप पहले चरण के दौर में देखें यही राजनीतिक पार्टियां, यही राजनेता किन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, किन मुद्दों का प्रयोग कर रहे थे। 2 चरण होते हैं, देखिए मुद्दा कहां गायब हो जाता है, नया मुद्दा आता है, फिर आता है 5वां चरण तक मुद्दे कुछ और थे, लेकिन 5वें चरण के ठीक बाद देखिए नया मुद्दा आता है, जिस पर हमने आपने बहस शुरू की कि ये राजीव गांधी का नाम पीएम साहब, प्रधानमंत्री साहब के द्वारा क्यों लाया गया। इसके पीछे देखिए, मैं इसमें किसी की बुराई नहीं करता, बिल्कुल ठीक है, सबका अधिकार है, क्योंकि चुनाव लड़ा ही जाता है इसीलिए कि चुनाव बातों को रखकर अपने ढंग से जनता का अपना फेवर क्या है। राजीव गांधी की बात जहां तक आती है, अगर आप ध्यान दें तो राजीव गांधी को इसलिए एक बड़ी सोची संपन्न एक लाइन कर दूं कि कोई भी बात जो कही जाती है पूरा सोच समझ कर बोला जाता है। ये बड़े लेवल के नेता जो होते हैं वो ऐसे कोई बात नहीं कहते, पूरा एक रिसर्च होता है, पूरा एक चीजों को समझ कर जनता के बीच में लाया जाता है। आज राजीव गांधी को लाया गया सिर्फ इसलिए लाया गया कि अगर अब आप ध्यान दें 2 चरणों का जो चुनाव बचा है, 116 आउट। एक तो ये सच है कि जिस हिसाब से देश में माहौल है, सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं कि हमें बहुमत मिल रहा है, लेकिन देखें कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा एक डिसबैलेंस का माहौल जो सर्वे रिपोर्ट और आ रही है उन सब में कहीं है। तो एक तो इन 116 सीटों का बहुत बड़ा असर पड़ेगा, इसमें जो ज्यादा से ज्यादा सीटें ले जाएगा उसको सरकार बनाने में काफी आसानी होगी। दूसरा, राजीव गांधी का नाम आने का कारण यह है कि अब आप ध्यान दें, 3 चीज ध्यान दें। अब चुनाव जो मुख्यतः बचा हुआ है वो दिल्ली का है, पंजाब का है, और उधर मध्य प्रदेश में जो 4 सीटें बची उसमें एक सबसे बड़ा सीट जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ भोपाल है। तो राजीव गांधी को सिर्फ इसलिए लाया गया, एक राजनीति है, कूटनीति है, इसका सबका अधिकार है कि एक तो राजीव गांधी का, और उसमें जोड़ा गया बोफोर्स। तो जो भ्रष्टाचार की बात आती है तो इससे बड़ा मुद्दा आज तक देश में भ्रष्टाचार से बड़ा, बोफोर्स से बड़ा था नहीं। तो एक उस मुद्दे को जगाकर भ्रष्टाचार के नाम पर एक जो खेल खेला जाएगा वो है ही है। दूसरा, राजीव गांधी का नाम आते ही 84 का सिख दंगा आता है। अब हमने आपको बताया कि दिल्ली और पंजाब ये जो है, यहां आप देखिए किनकी संख्या ज्यादा है, हरियाणा भी बीच में आता है, उनकी भी संख्या बहुत ज्यादा है। तो इनके बीच में जो छोटी सी बात तो आप बोल लीजिएगा, आपको ही कहने दूंगा, तो सिर्फ इशारा दूंगा। राजीव गांधी की चर्चा को भोपाल से और जोड़िए कि भोपाल गैस कांड का क्या संबंध है, कहीं मोदी जी वहां तो नहीं जोड़ रहे हैं। बता रहा हूं मैं, आप सुन आपको ही कह रहा हूं, आप ही बोलिए। मैं वो इसीलिए भोपाल का स्पेशली चर्चा किया और राजीव गांधी का कि क्यों लाया गया है। तो 3 स्टेट हरियाणा, दिल्ली और पंजाब इससे साधे जाएंगे, और भोपाल में इसीलिए लाया गया क्योंकि वहां साध्वी का चुनाव हो रहा है, वहां दिग्विजय सिंह जो कि सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में है, और भोपाल आप याद करें वो गैस कांड, एंडरसन मैटर, उसमें राजीव गांधी का नाम आया था। तो ये जो एक राजनीतिक होता है उसके उलट मैं बोलता हूं, यही प्रियंका गांधी पूरे देश में घूम रही थी, दुर्योधन नहीं कहा, क्यों उस दिन जाके कहा, इस पर भी याद है, अब कहां जाके कहा, किस मौके पर कहा। देखिए वही प्रियंका घूमकर जब हरियाणा पहुंचती है, हरियाणा क्या है, कुरुक्षेत्र है, वो महाभारत से रिलेटेड क्षेत्र है, वहां पे सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा है जो फौज में होते हैं। राष्ट्रवाद या जो एक भावना होती है देश के प्रति, वहां पर एक वो भावना उछालनी थी। तो वहां पर जाकर आज वो दिनकर की कविता उठाकर वहां पर वो इस तरह का प्रयोग करती है। तो मतलब ये जो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं या सभी राजनेता हैं, ये बड़े समुचित एक प्रयोग करते हैं जिसमें इनको समय का ध्यान रखना रहता है, जगह का ध्यान रखना रहता है, और उसके बाद उसका प्रभाव किस ढंग से, कहां जनता किस चीज में ज्यादा इन्वॉल्व होती है, उस तरह की बयानबाजी होती है। तो इसलिए अगर आप ध्यान दें, तो एक टाइम था कि कपिल
कब्रिस्तान शमशान, अब आप देखिए कोई नहीं कर रहा है कब्रिस्तान शमशान, कोई जो पिछले, तो ये मौके निकाले जाते हैं और ये सभी राजनीतिक पार्टियों का अधिकार है। तो क्योंकि उसमें हम आप इन्वॉल्व है, आपका प्रश्न ये है कि जायज है कि नहीं जायज है, तो जायज इसलिए है कि हम जनता उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। वही मेरा कहना ना कि जिस दिन जनता अगर खड़ी होकर पूछने लगे कि चाहे प्रियंका से पूछ ले कि दुर्योधन और अर्जुन हमें नहीं चाहिए, हमें बताओ सड़क क्यों नहीं बनी, या पीएम हो या कोई हो, उनसे कहते आप जो हमें राजीव गांधी पिछले इतिहास बता रहे हैं हमें नहीं चाहिए, आप अभी हमें बताओ इसमें क्या हुआ, तो ये फिर नहीं कर। लेकिन उलट होता है, यही किसी भी पार्टी के नेता, चूंकि वहां उनके समर्थक खड़े होते हैं, जो भी रैली होती है वो जब उस पर ताली बजाते हैं या जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, लेकिन क्या वाकई में मनीष गुप्ता जी, ताली बजाना और रैलियों में भीड़ इकट्ठा करना, वाहवाही लूटना, क्या ये तमाम वोट में तब्दील हो पाते हैं? क्योंकि बहुत बार हमने देखा है बहुत बड़ी बड़ी रैलियां होने के बावजूद भी वो नेता हार जाते हैं, तो रैलियों में भीड़ से क्या वोट का अंदाजा लगा सकते हैं? देखिए, आपने बहुत सही पूछा। जो रैली में लोग आए हैं वो तो ज्यादातर लोग समर्थक होते हैं, तो नेता उस समय अगर कोई अच्छी बात कहे या बुरी बात कहे किसी पार्टी का, लोग तालियां तो बजाएंगे ही, पर जो मायने हैं और जो निशाने हैं वो दूसरे हैं। दरअसल अब सोशल मीडिया के जमाने में जैसे ही वो नेता कोई बात कहता है, हजारों लोग मोबाइल लगाए और उस समय फेसबुक लाइव चल रहा होता है, यूट्यूब लाइव चल रहा होता है, वहां से तुरंत उठा के कट करके इमीडिएट सर्कुलेट करते हैं। तो असली टारगेट वो रैली में आई हुई जनता नहीं है जिसको सुनाने के लिए ये प्रपंच किया जा रहा है। असली टारगेट वो जनता है जो नहीं आई, जो घर में अपने मोबाइल पे या टेलीविजन पे देख रही है, उनके पास ये मसाला स्पाइस लगा के पहुंच रहा है, उनको सुनाने के लिए और अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये इस तरह की बातें की जाती हैं। अब जहां तक बात है राजीव गांधी को लेकर, तो अनिल जी ने जो एनालिसिस की, मैं उनसे 100% स्वीकार करता हूं, सहमत हूं कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड का जो हुआ, भोपाल गैस कांड हुआ, बड़ी संवेदना, एंडरसन को भगाने में राजीव गांधी के नाम को लेकर चर्चा आई। एक पंजाब और दिल्ली, जहां सिख और पंजाबी कम्युनिटी बहुत है, जो दंगों के सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र थे, इन दोनों में चुनाव होना है और दोनों ही चुनावों में राजीव गांधी का नाम लेने से राजनीतिक फायदा साधने की कोशिश निश्चित रूप से भाजपा कर रही है। अब तीसरी बात करते हैं कि राजीव गांधी का नाम ही क्यों, क्योंकि अब देखिए, राहुल गांधी ने कहीं, मैंने सुना किसी इंटरव्यू में ऐसा कहा कि मैं उनकी इमेज को चोट पहुंचाना चाहता हूं। संभवतः भारतीय जनता पार्टी को यह लगा होगा, मेरा निजी अनुमान है कि वो चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर के नारे से थक गए होंगे। अब मैंने कहता हूं कि चौकीदार चोर है, अब मैं तुम पे आरोप लगाता हूं, और चूंकि तुम तो राजनीति में भी किसी आधिकारिक पद पर रहे नहीं, तो इसलिए तुम्हारे पिताजी पर आरोप लगाता हूं जो पद पर रहे हैं, और चूंकि वो मैटर कंट्रोवर्शियल है, जनता की तुरंत नजर आएगी, और चूंकि युवा पीढ़ी पूछेगी अच्छा क्या हुआ था राजीव गांधी के जमाने में, जिसको नहीं पता तो बस खोलने मजा आएगा। जिस तरीके से शादी में फूफा जी होते हैं ना, पुरानी बातों को लड़ाई निकाल के लाते हैं ताकि सब लोग सुने और मजा हो। गलती जिसकी होगी उसको सजा मिलेगी उसके बदले से, लेकिन युवा मन को उस समय डाइवर्ट करके अपने टॉपिक को डिस्कस कर लेना, ये उनकी सफलता है, और संभवतः राजीव गांधी का जिक्र करके नरेंद्र मोदी जी इसमें सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, लेकिन ये भी बहुत देखना जरूरी होता है कि टीवी स्टूडियो की बहस और जहां गांव और जो असल में जो वोटर है वो उसकी समझ और वो किस चीजों को देखना, ये भी देखना बेहद अहम होता है। यहां बैठकर हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। मनोज यादव जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आप 2014 में आए थे तो आप सबसे ज्यादा आपने सबका साथ सबके विकास की बात कही थी, आपने डेवलपमेंट की बात कही थी, आपने कहा था कि जो भ्रष्टाचार, जो करप्शन यूपीए के जमाने में हुआ है उसको लेकर आपने एक तरह से सरकार आपने बनाई, आपको मैंडेट मिला। लेकिन आप 5 साल के बाद क्या कर रहे हैं? आप 5 साल के बाद फिर से आप वहीं पर खड़े हैं, ना आप विकास की बात कर रहे हैं, ना आप करप्शन की बात कर रहे हैं, आप राफेल वर्सेस बोफोर्स करवाने की बात कर रहे हैं, आप राजीव गांधी की बात लेकर आ रहे हैं। आप ये बताते हैं कि आपने पंजाब में क्या किया है, वहां के लोगों को, वहां के किसानों को क्या दिया है, आपकी वहां पर मिलीजुली सरकार भी रही, अब कांग्रेस की हुकूमत है वहां पर, आप इन तमाम चीजों की बात करते, लेकिन लग ये रहा है कि आपके पास जो मुद्दे नहीं है, आप राष्ट्रवाद की, आतंकवाद की आप बात करेंगे, आप पाकिस्तान की बात करेंगे, आप राजीव गांधी की, नेहरू की बात करेंगे, लेकिन आप मुद्दों की बात नहीं करेंगे। देखिए, किसी ने कहा कि हम लोग, प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर चुकी है कि हम मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पास स्पष्ट नेतृत्व है, हमारे पास विकास का मुद्दा है। मैं आपको स्पष्ट और करने में तो फर्क है ना। मैं जवाब दे देता हूं आपको। देखिए, जिस विकास के मुद्दे पर हम आए थे, जिस कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम बिजली देंगे, 2004 में कहा, 9 में कहा और 12 में कहा, 14 में कहा, मैं स्पष्ट कर दूं कि 18,000 गांवों तक जो 18वीं सदी का अंधेरे का जीवन यापन कर रहे थे, उन 2.5 करोड़ परिवारों तक बिजली पहुंचाने का काम हमने किया है। 2.5 करोड़ आवास देने का काम हमने किया है।
8 करोड़ शौचालय देने का हमने काम किया है, 9 करोड़ एलपीजी सिलेंडर बांटने का काम हमने किया है। मैं आपको और स्पष्ट कर दूं कि जो ओबीसी आयोग था उसको संवैधानिक देने का दर्जा हमने किया है। रही बात 15-16 करोड़ हमने जनधन खाते खुलवाए हैं, 13 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया है। भारत आज जिस जर्जर अवस्था में अर्थव्यवस्था को छोड़ कर गए थे, आज उस अर्थव्यवस्था को 6ठे स्थान पर लेकर आए। ईज ऑफ डूइंग में हम लोग 77वें स्थान पे हैं। ईज ऑफ डूइंग में हम लोग 77वें स्थान पे हैं। यही तो सवाल है। हमारा जीडीपी में योगदान जीडीपी में 3.3% है। मनोज जी, यही आपसे सवाल है। किसानों के लिए हमने मैडम इलेक्शन क्यों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई। हम लड़ रहे हैं ना, हम ये मुद्दे बता रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। मुझे आप अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी की आप रैलियां, आप तमाम की रैलियां उठाकर दिखा दीजिए। आप 2 गुना हम लोग आमदनी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। 22 फसलों पर एमएसपी हमने 1.5 गुना बढ़ाया है। तो मुझे बताइए कि कौन से मुद्दे हम लोग लेके नहीं जा रहे हैं और कौन से हमने काम पूरे नहीं किए हैं। कि अगर आपके दावे हैं, ये तो दावे हैं अभी, कि अगर आपके दावे हैं कि आपने सब कुछ किया है, तो वाकई में फिर आपको अपनी रैलियों में जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं तो आपको सिर्फ अपने काम गिनाने चाहिए। आप काम तो गिना ही नहीं रहे हैं। सबसे पहले जाकर वहां पर छाती ठोकी जाती है और ये कहा जाता है कि मोदी जी की सेना बोला जाता है, कभी कभी ये कहा जाता है कि मैंने जाकर वहां पर एयर स्ट्राइक की। तो इस तरह की जब बातें बोली जाती हैं तो ये तो आप बिल्कुल डाइवर्ट कर रहे हैं ना। इलेक्शन डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन को एकदम डाइवर्ट नहीं किया गया। प्रधानमंत्री जी के कोई भी भाषण आप उठा के देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी विकास के मुद्दों की चर्चा करते हैं, हमारा जो भविष्य का विजन है उसके बारे में स्पष्ट रूप से चर्चा करते हैं। और अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं, अगर हमारे देश में कोई समस्या हुई है, हमारे देश में कोई आपदा आ गई, अगर उसका मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं तो इसमें क्या हो गया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में देखिए 1965 और 71 का श्रेय इंदिरा गांधी जी को दिया गया है। और एक बात मैं बता देता हूं, वो 26/11 को आप याद क्यों नहीं करते हैं, जब सशक्त नेतृत्व नहीं था, एयरफोर्स ने कहा कि हम लोग अटैक करना चाहते हैं, उन्होंने अटैक नहीं किया वहां पर। तो सशक्त नेतृत्व होता है, उसके बारे में निश्चित रूप से चर्चा होती है। तो और 1971 में कौन सा इंदिरा गांधी जी, हमें नहीं पता 1971 में शायद कौन सा इंदिरा गांधी जी बॉर्डर पर जाकर लड़ रही थी, वहां पर टीवी इतना वो था, तब हमें ये पता चल पाया कि 1971 में इंदिरा गांधी ने इस पर वोट मांगा था कि नहीं मांगा था, हमें नहीं पता है। से उन्होंने इसके ऊपर वोट मांगा था। और मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस से और आपके माध्यम से टीवी चैनल से भी, क्या 1971 में वो बॉर्डर पर जाकर के खुद बंदूक चलाने गई थी क्या। नेतृत्व की ही हमेशा महिमा मंडन होता है, नेतृत्व के बारे में बताया जाता है, नेतृत्व की प्रशंसा होती है, सशक्त नेतृत्व की प्रशंसा होती है। लेकिन सेना में पराक्रम था, है और रहेगा, लेकिन सेना के पराक्रम को यूज करने वाला कौन है, उनको इस्तेमाल करने वाला कौन है। एक बात है, पॉलिटिकल विल चाहिए, तो मोदी जी ने दिखाई है। लेकिन उस पॉलिटिकल विल के साथ साथ बड़ा दिल भी चाहिए और ये भी कहना चाहिए कि हमारी सेना ने किया, ना कि मोदी की सेना ने। हमने बार-बार कहा ये हमारे सेना का पराक्रम है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी बार-बार बोल चुके हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल चुके हैं, लेकिन पॉलिटिकल विल से इसलिए ऐसा संभव हो पाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस बहस का हिस्सा बनने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही।